सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं आज। शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन से। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है? अब ऐसा कोई भी आप सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर सकते या बना नहीं सकते जिसमें चेंज की आवश्यकता नहीं हो, चाहे वो इनफाइनाइटेसिमल हो, बहुत छोटा भी चेंज चाहिए हो। तो एक बार जैसे आपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में ला दिया तो ज़रूर आपको नए रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और वो इसलिए आएंगी क्योंकि जो बिजनेस है जिसके लिए आपने बनाया है वो तो चेंज होने वाला है, होगा समय के साथ, तो सॉफ्टवेयर में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर के कुछ अंग हैं, वो आपको या तो एरर्स के लिए ठीक करने पड़ेंगे, या उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करने पड़ेंगे, या कोई और नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए आपको करने पड़ेंगे। यानी कि इन सब का कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार आपने डिलीवरी कर दी सॉफ्टवेयर सिस्टम की तो आपको ज़रूर चेंज जो है वो सामने आपके पेश किए जाएंगे। अब प्रोग्राम एवोल्यूशन की डायनेमिक्स क्या है? ये प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनेमिक जो है वो आपका स्टडी ऑफ सिस्टम चेंज, जो सिस्टम का चेंज है उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी है। ये इसको बहुत हद तक लीमैन और बेलेडी ने बहुत मतलब गहराई में इसकी पढ़ाई की थी और इस पर रिसर्च की थी, और उन्होंने कुछ लॉज प्रपोज किए। जैसे कंटिन्यूइंग चेंज है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। कंटिन्यूइंग चेंज ये है कि जो प्रोग्राम है जो आपके रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर रहे हैं वो चेंज होगा, और समय के साथ वो अपनी जो प्रोग्राम है वो अपनी वैल्यू खोएगा, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको कीप अप करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, आज का समय और 10 साल पहले का समय, वो उस समय जो सिस्टम था बनाया आपने, वो आपने जो बनाया वो आज के समय के हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही है और अच्छे से किया जा सकता है, रिसर्च हो चुकी है, नए नए एल्गोरिथम डेवलप हो गए। फिर लार्ज प्रोग्राम एवोल्यूशन। एक जो प्रोग्राम एवोल्यूशन है वो एक सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है, इनका ये कहना है, जो इन्होंने पढ़ाई करके बताया। सिस्टम एट्रीब्यूट जैसे कि साइज है या टाइम रिलीज के बीच में है, और जितना जो एरर्स आ रही हैं वो आपके दे आर इनवेरिएंट टू ईच सिस्टम रिलीज। वो सिस्टम रिलीज से इनवेरिएंट है, मतलब वो उसके साथ वेरी नहीं कर रहे हैं। जो एरर्स है वो एरर्स है, और जो आपको इसमें चेंज करने पड़ेंगे वो चेंज करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, इसमें यह है कि एक प्रोग्राम की जो लाइफ टाइम है तो उसका रेट जो डेवलपमेंट का है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो आपने उसमें रिसोर्स डिवोट किए गए हैं उससे वो डिपेंडेंट है, और सिस्टम डेवलपमेंट वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। फिर आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी। इसका मतलब ये है कि अगेन जब आपका सिस्टम बढ़ता है तो जो उसमें चेंज आते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज आते हैं हर एक रिलीज में, वो अपने आप में कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई। फिर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के क्या अप्रोचेस हो गए, कुछ स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर इस सॉफ्टवेयर चेंज के लिए। पहला तो यह है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, उसके बाद है आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मिंग, और उसके बाद सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को अलग से देखेंगे, आर्किटेक्चरल ये ट्रांसफॉर्मेशन को अलग से देखेंगे, और इसको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक्स है। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा रहे हैं किसके रिस्पॉन्स में, जो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का वो स्टेबल रहेगा। यानी जो सॉफ्टवेयर है वो फंडामेंटली तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ये सबसे कॉमन अप्रोच है आपके सिस्टम चेंज की। आर्किटेक्चरल आपका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है, ये थोड़ा सा और रेडिकल अप्रोच है सॉफ्टवेयर चेंज की। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए उसके नज़रिए में जब देखा जाए तो और रेडिकल अप्रोच है। इसमें क्या है कि पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में आप चेंज कर रहे हैं। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का सवाल आता है, ये थोड़ा सा इन दोनों से ही अलग है, क्योंकि कोई नई फंक्शनैलिटी इसमें नहीं ऐड की जाती है। री इंजीनियरिंग मतलब आपने एक बार तो कर ली इंजीनियरिंग, उसके बाद आप री इंजीनियर कर रहे हैं, तो इसमें आप स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई मेजर आर्किटेक्चरल आप चेंज नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर होता है, आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब आपने डिलीवर कर दिया सॉफ्टवेयर तो उसके बाद जो उसमें चेंज आते हैं
उसमें चेंज करने पड़ते हैं, वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता है। और जो चेंजेस हैं वो या तो बहुत इजी हो सकते हैं, जैसे आप कोडिंग एरर्स कर सकें, और या फिर आपके और भी एक्सटेंसिव और बड़े चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आप डिज़ाइन एरर ठीक करें, या उसके स्पेसिफिकेशन एरर को चेंज करें, या कोई नई रिक्वायरमेंट ही जोड़नी पड़े। देखिए कितनी बड़ी बात है, नई रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले स्टेज पे डिसाइड होती है। तो 3 व्यू पॉइंट से हम इसे देख सकते हैं मेंटेनेंस को। पहली चीज तो यह है द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मेंटेनेंस फेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच ऑन द यूजफुलनेस ऑफ सच एक्टिविटीज, कि क्या मेंटेनेंस फेज पे में जो आप सॉफ्टवेयर ये वाली इंजीनियरिंग लगा रहे हैं, क्या वहाँ पर ये मेंटेनेंस फेज में इसको लगाना ठीक है? क्या कॉस्ट जो आ रही है वो मेंटेनेंस फेज में क्या कॉस्ट आ रही है? और जो प्रॉब्लम, ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यानी ऐसा है ना कि सॉफ्टवेयर तो बड़ा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें बार बार निकल के आ रही हैं। फिर उसके बाद आता है कि कितने टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो सकते हैं आपके, कितने टाइप के मेंटेनेंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि मेंटेनेंस जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स को दूर करता है, यानी कि आप जो डेफिशिएंसीज है उसमें और जो रिक्वायरमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर में, उसके हिसाब से उसके केवल डेफिशिएंसीज को ठीक कर रहे हैं। दूसरा है मेंटेनेंस टू अडेप्ट सॉफ्टवेयर टू अ डिफरेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आप मान लीजिए एक्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आप वाई में ले जाना चाहते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ मेंटेनेंस है। उसके बाद तीसरा है कि आपको जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसमें एडिशन या मॉडिफिकेशन करना है, नए रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर आपको इसमें सेटिस्फाई करवा दें। तो देखिएगा कि मेंटेनेंस का एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। फॉल्ट रिपेयर हो सकता है मेंटेनेंस में, सॉफ्टवेयर का अडेप्टेशन हो सकता है, या फंक्शनैलिटी एडिशन और मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर अडेप्टेशन मतलब आपको पूरी नई तरीके से नए एनवायरनमेंट में उसको ढालना है। फॉल्ट रिपेयर को जो थोड़े बहुत बग्स हैं उसको ठीक करना है, और फंक्शनैलिटी एडिशन यानी कि हो सकता है कि आपको नई रिक्वायरमेंट इसमें इम्प्लीमेंट करनी पड़े या बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़े। अब डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में क्या अंतर है? कई लोग पूछेंगे कि मेंटेनेंस में भी आप चीज़ें ठीक करवा रहे हैं, डेवलपमेंट में तो कोडिंग करवाई थी, मेंटेनेंस में भी कोडिंग करवा रहे हैं, तो अंतर क्या है इसमें? देखिए, डेवलपमेंट ये है कि रियल वर्ल्ड से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। मेंटेनेंस अब आपका सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में आ गया है, अब उस पर काम हो रहा है। डेवलपमेंट में आराम से फ्रीडम है, बैठ के आप आराम से कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार जब सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया तब तो सिस्टम का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, नाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड, वहाँ पर आप उस परिधि में रह के, उस परिप्रेक्ष्य में रह के आपको काम करना है, उससे इधर उधर नहीं जा सकते आप। डेवलपमेंट मतलब यह है कि जो डिफेक्ट्स है वो उसका कोई इमीडिएट डिफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन मेंटेनेंस एक्टिविटी में अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो ये पूरे प्रोडक्शन को बाधित कर देगा, क्योंकि आपका सिस्टम तो वर्किंग में है ना। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपके मेथड्स जो है वो आपके पास है, ठीक, अवेलेबल है, और मेंटेनेंस का मतलब यह है कि आपके पास वो सिस्टम उस करंट मेथड्स को यूज़ ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड्स अपने लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड्स लगा चुके हैं या नहीं लगा चुके हैं उनको आपको इन्फोर्स करना है। ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में अंतर है। जैसे Y2K की जो प्रॉब्लम आई थी, वो उसके लिए आपको कितना अपडेशन करना पड़ा, कितने लैंग्वेज एनालाइजर्स लगाने पड़े। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अब ये इसमें जैसे कोई नया वायरस आता है फटाफट उसका पैच लगा के या फिर नया वो करके उसका सोल्यूशन दे के आपको एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है। ये आपके मेंटेनेंस एग्जाम्पल ही तो है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट से आए, चाहे एप्पल से आए, चाहे लिनक्स से आए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोर है, इसके कितने सारे आपके पैचेस आते रहते हैं और अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि जो चेंजेस होते रहते हैं वो तो आपको एनफोर्स करना ही करना है। कमर्शियल सॉफ्टवेयर, जैसे जो भी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसका चाहे आप वो बोलता है कि चलिए मुझे वेब पे चाहिए, तो ये सब आपके मेंटेनेंस एक्टिविटी में ही आएंगे, मेंटेनेंस एग्जाम्पल में ही आएंगे। मेंटेनेंस प्रोसेस इस तरीके से होता है कि चेंज रिक्वेस्ट आती है, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस पहले देखा जाता है कि अगर चेंज आई, इस चेंज को करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर उसका जो प्लानिंग है उसको डिसाइड किया जाएगा, फिर उस चेंज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उस सिस्टम को दोबारा रिलीज़ किया जाएगा, और इसी बीच में फॉल्ट रिपेयरिंग और जो अडेप्टेशन है और जो सिस्टम इन्हेंसमेंट है वो किया जाएगा। तो चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है? चेंज रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जो सिस्टम को चेंज करने के लिए आती है, किसकी तरफ से? यूज़र की तरफ से, कस्टमर की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि ये चेंज रिक्वेस्ट कैसे है। मैं इसका एक फॉर्म बताऊंगा आपको, आप देखेंगे तो
इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो आपको फटाफट अर्जेंटली इन्फोर्स करने पड़ते हैं, जैसे फॉल्ट रिपेयर है, और जो सिस्टम के एनवायरनमेंट को चेंज करना है, और जो बिजनेस चेंजेस हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है आपको। तो क्या होता है कि पहले तो चेंज इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीका समझिए, आपका चेंजेस आएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, उसकी रिक्वायरमेंट अपडेटिंग होगी, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी रिपेयर आ गया तो आप बस चेंज रिक्वेस्ट आते ही इसका कोड का एनालिसिस करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे सोर्स कोड को और सीधा डिलीवर कर देंगे। ये देखिए इमरजेंसी रिपेयर में क्या होता है। तो इसीलिए कभी कभी जो मेंटेनेंस इनएफिशिएंट क्यों कहलाया जाता है, मतलब मेंटेनेंस एफिशिएंट इनएफिशिएंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है, उसका कारण समझिएगा ताकि आप वो कारण ना दोहराएं। वो है कि जो फैक्टर्स एडवर्सली इफेक्ट करते हैं मेंटेनेंस को, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको जो मॉडल है, उसका जो मॉडल लगाया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसके बारे में ही जानकारी नहीं है, उसके बारे में इग्नोरेंस है आपको, और डॉक्यूमेंटेशन आपने ठीक से करके नहीं रखा है, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्यूमेंटेशन कर भी रखा है तो उसको अपडेट नहीं किया गया है। तो और एक 1994 की स्टडी थी, उसमें बताया कि देखिए जो ओरिजिनल एप्लीकेशन की क्वालिटी है वही ख़राब थी, डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी ख़राब थी, और साथ में जो रोटेशन हो रहा है बंदों का, जो मैन फोर्स है उसका, वो गलत तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद ईप की 95 स्टडी में और इसमें इनएफिशिएंसी की बात बताई गई कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की कमी होना, ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स हैं, वो स्टाइल्स जो आ रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, और जो डॉक्यूमेंटेशन टूल है वही आपके पास नहीं है, जो मेंटेनेंस का मैनेजमेंट है वो ख़राब है, या डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी आपकी ख़राब है, या फिर आपका टर्नओवर भी ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी इनएफिशिएंसी पैदा कर सकती है जहाँ तक मेंटेनेंस का ताल्लुक है। तो मेंटेनेंस का टेक्निक क्या हो सकती है? सबसे पहला तो ये है कि आर्किटेक्चर एवोल्यूशन है, यानी कि आपको ऑलवेज देयर इज अ नीड कि जो लेगेसी सिस्टम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो आपके सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर से आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ले गए। इसे हम आर्किटेक्चर चेंज कहते हैं। अभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल मतलब सेंट्रलाइज से क्लाइंट सर्वर में ले जाए, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो चेंज को ड्राइव करती हैं, सबसे बड़ी बात है हार्डवेयर कॉस्ट क्या है, क्योंकि सर्वर्स आर चीपर देन मेन फ्रेम्स। बहुत सारे मेन फ्रेम लगाने की जगह आप एक सर्वर लगाइए। यूज़र इंटरफेस एक्सपेक्टेशन, यूज़र आजकल हम बोलते हैं कि भाई हमें तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस दीजिए आप। अब वो हम लाइनों पे कोड, मतलब कमांड पे कोड टाइप नहीं करेंगे कमांड। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब सिस्टम यूज़र बोलता है मैं यहाँ बैठ के यहाँ की चीज़, इस जगह की चीज़ को हैंडल करना चाहता हूँ, उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये सारे चेंज के ड्राइवर्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे मैंने आपको बताई बात, तो उसका फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स में उसमें हो सकते हैं, एक तो बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम की एज क्या है, सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, और हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट पॉलिटीज़ क्या है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। अब लीगेसी सिस्टम का स्ट्रक्चर समझिए। लीगेसी सिस्टम होते हैं जो पुराने सिस्टम है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं। अब क्या है कि होना क्या चाहिए था कि एक क्लियर सेपरेशन होना चाहिए यूज़र इंटरफेस में, सिस्टम सर्विसेज में, और सिस्टम की डेटा मैनेजमेंट में। लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है, सब कुछ क्या रिमिक्स हो जाता है। देखिएगा कैसे, ये यूज़र इंटरफेस है, सर्विसेज है, डेटाबेस है, ये देखिए कितना सुंदर है, सब अलग अलग है, सब अपने अपने टीयर पे काम कर रहे हैं। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर है, यहाँ की सर्विस यहाँ इसकी तरह, और इसके बीच में बहुत अच्छा सा एक इंटरफेस है। लेकिन रियल लीगेसी सिस्टम जो अभी अभी तो खैर नहीं, लेकिन जो बहुत सारे चल रहे हैं आजकल जो बन रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रियल लीगेसी सिस्टम देखिए वो किस तरीके से थे, तो एक जो लेयर आपकी होनी चाहिए वो फॉलो नहीं हो रही है, चाहे वो प्रेजेंटेशन और डेटा वैलिडेशन और इंटरेक्शन कंट्रोल है, एप्लीकेशन सर्विसेज और डेटाबेस हो, जो एक अलग अलग लेयर और सर्विस गिवर एंड प्रोवाइडर का एक आर्किटेक्चर है, वो फॉलो ही नहीं हो रहा। इस तरीके से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका। ये लेगेसी सिस्टम है, आपका लेगेसी सिस्टम यहाँ पर है, एक मिडिल वेयर बीच में लगा दी जाती थी, और मतलब कोई भी रैपर क्लास और रैपर का तरीका, ये रैपर वो जावा वाली नहीं है, एक रैपर मतलब एक मिडिल वेयर लेयर है, और यहाँ से आप क्लाइंट्स देते थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन इस तरीके से है कि द मोर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, द हायर द कॉस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। आर्किटेक्चर एवोल्यूशन का मतलब ये है कि वो उतना कॉस्ट ज़्यादा करेगा जितना ज़्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज यूजर इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या करें, एक जगह यूजर इंटरफेस बिठा दें और उस यूजर इंटरफेस के सारा के सारा को हैंडल कर सके। और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन इज वेयर द सर्वर सिंपली प्रोवाइड्स डेटा मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन सर्विसेज आर इंटीग्रेटेड ऑन द क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है उसमें ये है
कि सर्वर के सर्विस प्रोवाइड करें और यूज़र की जगह पे सारे काम। तो आप देखिएगा, इसका मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कितना कॉस्ट बढ़ता है, इंक्रीज कॉस्ट कहाँ होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि सर्वर पे डेटाबेस हो, क्लाइंट पे सारा काम हो, प्रेजेंटेशन हो, इंटरेक्शन कंट्रोल हो, डेटा वैलिडेशन हो या सर्विसेज हो, वो सब क्लाइंट पे हो, तो कॉस्ट कितना बढ़ जाता है, एफर्ट कितना बढ़ जाता है आपके मेंटेनेंस का। लेकिन अगर आप सर्वर के पे ही सारा काम कर दें, केवल क्लाइंट क्या करे, प्रेजेंटेशन हो, तो कॉस्ट कितना कम है। ये इस बेसिकली मुद्दा ये है। तो ये जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर रिपीट है कि आपको इस तरीके से मतलब एक इंटरमीडिएट की सोल्यूशन लेना है कि आप इसको मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम एफर्ट से बना सकें। तो होना ये चाहिए कि आपका लेगेसी सिस्टम जो है, इसमें एप्लीकेशन सर्विसेज डेटाबेस यूजर इंटरफेस है, यहाँ पर आपका स्क्रीन मैनेजमेंट है मिडिल वेयर का, यहाँ पर आपका स्क्रीन डिस्क्रिप्शन है, और अब आप यहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं अलग अलग डेस्कटॉप पीसी पे जो GUI बेस्ड है। अब यूज़र इंटरफेस की माइग्रेशन स्ट्रेटजीज भी हैं, जैसे आप विंडो मैनेजमेंट सिस्टम को लेके करें या वेब ब्राउज़र लेके करें, ये भी एक इसमें है। तो जो आप करना चाहें उसके लिए आपके पास मैन पावर होना चाहिए, उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और आप उस पर कॉन्फिडेंट होने चाहिए।